नमो नमः दोस्तों। मैं महेंद्र कुमार मंगल, एचओडी संस्कृत विभाग, निशांस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कोटा की इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने अशुद्धि संशोधन के टॉपिक को पढ़ा था। आज हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का है। संधि को पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ बातें समझना आवश्यक है, जैसे व्युत्पत्ति, परिभाषा, अनिवार्यता, भेद, भेदों की परिभाषा इत्यादि। तो सबसे पहले मैं व्युत्पत्ति की बात करूं कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। ये सम उपसर्ग है। ये धा जो धातु है एक डूदान सूत्र से लिया गया है, और की प्रत्यय उपसर्गे दो की सूत्र से की लिया गया है। इन तीनों को मिला करके संधि शब्द निष्पन्न होता है। परिभाषा की बात करें तो वर्ण संधानम संधि, ये परिभाषा समझो या संधि का सूत्र समझो, लेकिन इसके आधार पर वर्ण संधानम संधि अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो कार्य होता है वो संधि कहलाता है। महर्षि पाणिनि ने भी संधि की जो परिभाषा दी है वो है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की जो अत्यंत निकटता है उसे संहिता कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ संधि और संहिता दोनों एक ही हैं। वर्णों के मिलने से यदि विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहते हैं, जैसा कि आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। दैत्य प्लस अरि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में अ, इन दोनों स्वरों को मिलाने पर जब आ बनता है, हालांकि हमने अभी संधि के नियम नहीं पढ़े हैं, परंतु पूर्व ज्ञान के आधारित हम बता सकते हैं कि दैत्यारी, ये अ और अ मिलकर के आ हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको संधि या संहिता कहते हैं। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में देखते हैं हम उत प्लस नति, यहाँ त के बाद में न आ रहा है तो नियमानुसार त का न हो जाएगा। इस प्रकार से ये उन्नति शब्द बनता है। ये भी एक संधि और संहिता का ही उदाहरण है। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। महत प्लस त्वम, यहाँ पर आदत है और बाद में भी आदत है, तो आदत है और तय के बाद में इन दोनों को मिलाएंगे नहीं, बल्कि विकार तो हुआ ही नहीं, और यहाँ पर ये आदत है ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा महत्वम, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ बल्कि संयोग हुआ है। अब बात करते हैं अनिवार्यता। भाई संधि की उपयोगिता या अनिवार्यता एक ही बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पद में, अर्थात जब दो पद अलग अलग हो तो उनको एक पद बनाने में संधि कार्य करती है, जैसे ने प्लस अनम नयनम। उपसर्ग और धातु में, अर्थात उपसर्ग हो उसके बाद में क्रियापद या किसी प्रकार की कोई धातु हो तो उन दोनों को मिलाने पर, और समास में जैसे हिमस्य आलय, तो यहाँ पर दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसा कि आपने तत्पुरुष समास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। इस प्रकार से अब हम संधि के भेद पढ़ेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता वरदराज हुए हैं। उनके अनुसार संधि के 3 भेद माने गए हैं। पहला अच, जिसको स्वर संधि कहते हैं, दूसरा हल व्यंजन संधि कहते हैं, और तीसरा विसर्ग संधि। अब मैं सबसे पहले मैं इन तीनों की परिभाषाएं स्पष्ट कर देता हूँ। अच स्वर संधि। अच स्वर संधि का तात्पर्य यह है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, उन दोनों स्वरों को मिलाने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है
उसे स्वर संधि कहते हैं। हल संधि की बात करें यहाँ पर, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 3, विसर्ग संधि। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर या व्यंजन होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले हम अच्-स्वर संधि की परिभाषा वैसे मैंने स्पष्ट कर दी है, फिर भी एक बार पुनः हम देख लेते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, उन दोनों स्वरों को आपस में मिलाने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है, अर्थात स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। जैसे पहला है सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाधि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। प्रथम 6 हमारे पाठ्यक्रम में उपलब्ध है, इसलिए हम पहले 6 को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो है अकः सवर्णे दीर्घ। अक अपने आप में एक प्रत्याहार है। इस अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अ, ई, उ, री और री। री का दीर्घ संधि में किसी प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि का जो सूत्र है का सवर्ण दीर्घ ये कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री इन्हीं के समान दीर्घ स्वर हो सकते हैं। इसी के बाद यदि सवर्ण स्वर आए, सवर्ण स्वर का मतलब है इन्हीं के समान यदि कोई स्वर आए तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसा कि आप एक टेबल के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि अ या आ के बाद में यदि अ या आ जाए तो दोनों स्वरों को मिला करके आ बनाते हैं। इसी प्रकार से ई के बाद में यदि ई या ई आए तो ई बन जाता है। उ के बाद में उ आए तो उ बन जाता है। री के बाद में री या री आए तो री बन जाता है। जैसा कि 4 उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि देव प्लस आनंद। यहाँ पर देखेंगे आप प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व में स्थित अ, आनंद में स्थित आ, अ और आ मिल करके आ, तो ये बन गया देवानंद। दूसरे उदाहरण में देखेंगे आप प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उ आ रहा है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी उ और उ मिल करके बड़ा उ अर्थात वधुत्सव। रवि प्लस इंद्र, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ई और ई बड़ी, जो बड़ी बनेगी तो रविंद्र। पितृ प्लस ऋणम, री के बाद में री आता है तो पितृणम। यहाँ पर तय के नीचे 2 री इस प्रकार से लगा देंगे। इस प्रकार से आप दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। इसी के साथ ही अभिभावक एवं विद्यार्थियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि निशान क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस ऐप में आपको IIT, नीट, 12th, 11th और 10th की सभी विषयों की पाठ्य सामग्री PDF फाइल के रूप में व वीडियो क्लासेस के रूप में आपको उपलब्ध रहेगी। उनका लाभ आप ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो क्लास में। नमस्कार।